100 में से 99 लोगों को नहीं पता होगा दैट एयरटेल ब्रांड नेम के अंदर जो कंपनी दिल्ली एनसीआर में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड जो कंपनी राजस्थान या फिर नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर जो एयरटेल ब्रांड नेम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी का नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। ऐसे ही जो कंपनी राजस्थान या फिर नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी का नाम है भारती हेक्साकॉम लिमिटेड। भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। भारती हेक्साकॉम लिमिटेड ये कंपनी राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल्स में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर ये कंपनी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिक्स्ड लाइन टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब जो ये टेलीकॉम बिजनेस है ये सर्कल्स में डिवाइडेड है एंड ये कंपनी राजस्थान स्टेट में एक्टिव है। इसके अलावा ये कंपनी नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल्स में भी एक्टिव है एंड जो ये नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल है इसके अंदर काफी सारे स्टेट्स आते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये कंपनी काफी सारे स्टेट्स में एक्टिव है, बट जो ये इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो राजस्थान स्टेट से आती है। राजस्थान से इस कंपनी की मोर देन 40% रेवेन्यू आती है। उसके अलावा जो बैलेंस रेवेन्यू बचती है अप्रोक्सीमेटली 60% वो नॉर्थ ईस्ट टेलीकॉम सर्कल से आती है। अब जो ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 97% रेवेन्यू वो मोबाइल सर्विसेज के थ्रू आती है एंड लेस देन 3% रेवेन्यू वो वायर टेलीफोन सर्विसेज या फिर ब्रॉडबैंड सर्विसेज के थ्रू आती है। अब जो ये कंपनियां होती हैं इनके आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स होते हैं, साथ ही साथ कंपनियां भी इन कंपनीज की कस्टमर्स होती हैं। जो ये कंपनियां होती हैं इनके ऑफिसेस में भी इंटरनेट लगे होते हैं, ऑफिसेस में ये कंपनियां मोबाइल सर्विसेज भी देती हैं, ऑफिसेस में ये कंपनियां वायर टेलीफोन सर्विसेज भी देती हैं। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, अगेन अप्रोक्सीमेटली 97% रेवेन्यू वो आपके और मेरे जैसे कस्टमर से आती है एंड इस तरह की कंपनीज की वो रेवेन्यू जो आपके और मेरे जैसे कस्टमर से आती है, वहां पर इन कंपनीज की एक खासियत होती है दैट आपके और मेरे जैसे लोगों से ये कंपनी ज्यादातर एडवांस में पैसे ले लेती हैं। बिकॉज जो ये कंपनियां होती हैं ज्यादातर जो इनकी सर्विसेज होती हैं वो प्रीपेड मॉडल पर यूज होती हैं। पोस्टपेड मॉडल पर इस तरह की कंपनीज की जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत कम होती हैं एंड प्रीपेड मॉडल का एक अच्छी बात ये होती है दैट कंपनीज के पास एडवांस में पैसे चले जाते हैं एंड जो कस्टमर इस तरह की कंपनीज की पोस्टपेड सर्विसेज भी लेती हैं वहां पर भी ये कंपनियां एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं। तो इस तरह के बिजनेस में जो बैड डेट हो उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नाउ अब जो ये बिजनेस है, जो ये टेलीकॉम बिजनेस है, पहले तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां होती थी, अब यहाँ पर सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां बची हैं। कौन कौन सी? एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन। वोडाफोन एक किस्म से गॉन केस है बिकॉज इस कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, लॉसेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बेस भी कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है एंड अगर आपका सब्सक्राइबर बेस कम होता जा रहा है तो मान के चलो आपका फ्यूचर भी उतना अच्छा नहीं होने वाला। एंड नाउ अब हम ये बोल सकते हैं दैट जो सीमेंट कंपनियां होती हैं उसी की तरह से अब ये टेलीकॉम कंपनियां भी हैं। बेसिकली ये कंपनियां एक किस्म से अब कार्टेल चला रही हैं एंड यही रीजन है दैट आज के डेट में टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं एंड जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो बिजनेस से बाहर चली गई हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले तक तो हमें यह भी सुनने में आ रहा था दैट अदानी ग्रुप भी टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करने वाला है। सो क्वेश्चन आता है दैट इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ऐसा क्या है दैट इतने बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप इस सेक्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं एंड जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। तो इसके लिए आप सबको पता है दैट इंडिया के एक बहुत ही फेमस बंदे ने बोला था दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा ये फ्यूचर है। प्लस आप इस तरह की कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखो तो फिर आपको समझ में आएगा दैट बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप हैं वो इस सेगमेंट में क्यों एंटर हो रहे हैं। तो अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का टोटल एसेट बेस। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस वो 18,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड दिसंबर 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 19,500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बेसिकली ये जो सेगमेंट है ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। अब हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं। इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2021 में थी 4,700 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 5,500 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 6,700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल टिल दिसंबर इस कंपनी ने 5,400 करोड़ रुपीस से ज्यादा की रेवेन्यू ऑलरेडी कमा ली है। इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट। मार्च 2021 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल लॉस वो 1,000 करोड़ से ज्यादा का था। अगले साल ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है एंड जो इस कंपनी का प्रॉफिट था
वो 1600 करोड़ रुपीस से ज्यादा का था। उससे अगले साल इस कंपनी के प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड इस कंपनी का प्रॉफिट वो लेस देन 550 करोड़ रुपीस के नीचे आ गया है। एंड इस साल टिल दिसंबर इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 250 करोड़ रुपए को भी टच नहीं कर पाया है। तो आई मीन एक तरफ तो इस कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट में इस कंपनी में हमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एक कंसर्निंग फिगर की। आप इस कंपनी की टोटल बोरोइंग देखो। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग वो अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपीस की थी। अगले साल ये बढ़कर ऑलमोस्ट 7200 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की बोरोइंग ये थोड़ी सी कम हुई है, ये 6270 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। एंड अगले साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है वो 6200 करोड़ रुपीस के लेवल पर है। नाउ आप इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की बोरोइंग एंड इस कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट देखो, यहां पर आपको एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। बट जो ये कंसर्निंग पिक्चर है ये एक फेवरेबल पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जब आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हो। आई मीन आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, वो कंटिन्यूसली एक हेल्दी ग्रोथ रेट से इंक्रीज होता जा रहा है। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो था मोर देन 1500 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 1200 करोड़ रुपीस तक आ गया है। मार्च 2023 में इस कंपनी ने जबरदस्त कैश रियलाइजेशन किया है, वो मोर देन 5100 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग कैश वो ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है। आई मीन नाउ अब अगर आप इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, बोरोइंग, इंटरेस्ट पेमेंट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे तो वहां पर आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आएगी। आई मीन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी को देखना है एंड आपको चूज करना है क्या मैं प्रॉफिट को देखूं या फिर ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को देखूं, तो माइंडेड जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो ज्यादा वेट रखता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। एंड यही रीजन है आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखो एंड अब आपको समझ में आएगा दैट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो क्यों एंटर कर रहे हैं। बिकॉज इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, आप वोडाफोन का एग्जांपल छोड़ दो, तो ज्यादातर केसेस में अगर उन कंपनीज को लॉस होता है तो वो लॉस होता है बिकॉज ऑफ नॉन कैश आइटम्स। एंड इस कंपनी के केस में भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एंड माइंडेड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं ये अप्रोक्सीमेटली 50% या फिर मोर देन 50% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। यही रीजन होता है ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन। बिकॉज जो ये कंपनियां होती हैं इनको लॉस किस वजह से होता है, ज्यादातर केसेस में लॉस होता है नॉन कैश आइटम्स की वजह से। इन कंपनीज को जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके डेप्रिसिएशन की वजह से। सो इस कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो जबरदस्त है। आई मीन वो इकलौता इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट, इस कंपनी के बोरोइंग को ओवरशैडो कर जाता है। नाउ इस कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, स्टिल ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 4275 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है बिकॉज अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, स्टिल वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, तो वो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड जो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है टीसीआईएल, इस आईपीओ के थ्रू टीसीआईएल अपनी कुछ शेयर होल्डिंग ओपन मार्केट में बेचने वाले हैं। आई मीन क्या इस कंपनी का प्रमोटर्स ऐसा कुछ देख रहे हैं जो आपके और मेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? एंड यही रीजन है दैट वो अपनी कुछ शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बेच रहे हैं बिकॉज हो सकता है उनको इस पर्टिकुलर पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना हो जहां पर उनको इस बिजनेस से ज्यादा वैल्यू नजर आ रही हो। 442 से 570 रुपए का प्राइस बैंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 18,820 रुपीज की, 18,820 रुपए की। 3 अप्रैल को आईपीओ ओपन होगा, 5 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 12 अप्रैल को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो मार्केट में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, टेलीकॉम सेक्टर में गिनी चुनी कंपनियां बची हैं। कौन कौन सी? वोडाफोन, एयरटेल एंड जियो। ये कंपनी एयरटेल ब्रांड नेम के अंदर ही अपना काम करती है एंड इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो भारतीय एयरटेल लिमिटेड है। तो कैन यू इमेजिन एक ऐसी कंपनी जिसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो ही इस कंपनी का कॉम्पिटिटर हो। दूसरा कॉम्पिटिटर है इस कंपनी का वोडाफोन। वोडाफोन ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है, सब्सक्राइबर बेस कम होता जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी वोडाफोन को आज की डेट में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता। तीसरी कंपनी है जियो, वो डायरेक्टली लिस्टेड नहीं है,
अगर आपको जियो के शेयर्स बाय करने हैं तो आपको इनडायरेक्टली पोजीशन लेनी पड़ेगी, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो वहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी एंड जो आपको वैल्यू एयरटेल लिमिटेड के अंदर मिलेगी, भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड के अंदर मिलेगी, वो एज कंपेयर टू रिलायंस थोड़ी सी ज्यादा मानी जाती है, बिकॉज यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डायरेक्टली टेलीकॉम सेक्टर में होगी। एंड अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर मल्टीपल सेगमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसे ही रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है। इस कंपनी से बेटर कंपनियां बेटर एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो इस कंपनी ने लिस्टिंग गेन के लिए इसको बहुत ही कम छोड़ा है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी की आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, सोच समझ कर लेना। बट यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए दैट अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है जिसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो, तो फिर आपको नॉर्मली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको भारतीय हेक्साकॉम एंड भारतीय एयरटेल लिमिटेड में से किसी एक कंपनी को चूज करना पड़े तो एज पर माय ओपिनियन आपको भारतीय एयरटेल में जाना चाहिए, बिकॉज अगर भारतीय हेक्साकॉम अच्छा करती है तो उसका बेनिफिट भारतीय एयरटेल लिमिटेड को तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। इस वीडियो को देखकर इस कंपनी के शेयर को खरीदना है नहीं खरीदना, ये डिसीजन आप बिल्कुल मत लें, अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।